जून सोच में डूबी हुई अपना सिर नीचे कर बैठी। ध्रुव की बातें सही थीं। उन्हें कोई न कोई पद हासिल करना ही था ताकि संसाधनों की कमी की वजह से एक योद्धा के रूप में उनका सफर रुक न जाए। साथ ही अकादमी छोड़ने का मतलब ये नहीं था कि वे खजाने तक अपनी पहुंच खो देंगे। छात्रों के रूप में उनका दर्जा खत्म हो जाएगा, लेकिन वे लेन देन करने के लिए राजघराने से संपर्क करना जारी रख सकते थे। हालांकि ये कहना जरूरी है कि उसकी स्थिति ध्रुव की स्थिति से कहीं ज्यादा पेचीदा थी। ध्रुव को केवल अपना ही ख्याल रखना था, जबकि जून के पीछे उम्मीदों से भरा एक पूरा परिवार था। मुझे लगता है कि मैं एल्बास शहर में ज्यादा नहीं रुकूंगी। लड़ाई के अलावा मैं किसी और चीज में अच्छी नहीं हूँ और मैं राजरक्षक भी नहीं बन सकती, वरना मैं अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पाऊंगी। शायद अपने गुरु की मदद से मैं राजवंश के साथ अच्छे रिश्ते बना सकूं और अपने परिवार को राजधानी के पास के किसी इलाके में बसा सकूं, लेकिन इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। ध्रुव उसकी बातों का मतलब समझ गया था। वो उसकी तरह आजाद होकर साधना नहीं कर सकती थी। अकादमी में दाखिला लेने वाले हर रईस वारिस को भारी उम्मीदों का बोझ उठाना पड़ता था। वे अपने परिवारों के भविष्य की नींव रखने वाले खंभे बनेंगे और उनमें से ज्यादातर परिवार के मुखिया बनने का सपना देखेंगे। लेकिन ध्रुव की नजर में वे चीजें बेकार थीं। उसे अपनी सामाजिक हैसियत की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो सिर्फ ताकतवर बनना चाहता था। तो क्या तुम मुझसे आगे निकलने की कोशिश करना बंद कर दोगी? मैं सचमुच तुम्हें बैलोर परिवार को संभालते हुए एक शांत मैनेजर के रूप में नहीं देख सकता। ध्रुव ने हल्के फुल्के अंदाज में उसका मजाक उड़ाया। जून ने जोर से सांस ली और अपने पुराने गुस्से वाले स्वभाव में लौट आई। देखना तुम, मैं अपने परिवार का दर्जा बढ़ाकर उसे सबसे बड़ा बना दूंगी और सारे संसाधन अपने कब्जे में ले लूंगी। तब मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगी। इसका मतलब यह है कि जब तक हम छात्र हैं, तुमने मुझे हराने की उम्मीद छोड़ दी है। चुप रहो। जून चिल्लाई और पहली मंजिल की सीढ़ियां चढ़ने लगी। वहां से दरवाजों के जोर से पटकने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और आइवर की ओर मुड़ा। हमें एक नया रूममेट मिल गया है। आइवर ने आह भरी और फर्श पर बैठ गया। धीरे धीरे अपनी शराब की चुस्की लेने लगा। ध्रुव तहकाने की ओर बढ़ा, लेकिन उसकी दाहिनी बाह पर होने वाली एक अजीब सी सरसराहट ने उसे रोक दिया। उसने उस जगह को देखा और पाया कि उसकी चमड़ी के नीचे से एक धुंधला नारंगी रंग का निशान धीरे धीरे उसके शरीर के ऊपरी हिस्से की ओर बढ़ रहा था। तुम क्या कर रहे हो? आइवर ने उसका अजीब बर्ताव देखा और उत्सुकता से पूछा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने ठंडी निगाहों से धीरे धीरे हिलते हुए निशान को गौर से देखा। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे जून पर थोड़ा भरोसा होने लगा है? उसने पहले ही उस सन की थंडर की विरासत जून को देने के बारे में सोच लिया था। वो ईमानदार और सीधे साधे स्वभाव की थी और वो उसके साथ काफी दोस्ताना भी लग रही थी। उसे इस बात का भी पूरा यकीन था कि वो हमेशा उससे ज्यादा ताकतवर साबित हो सकता है। फिर भी उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतनी जल्दी फैसला लेना पड़ेगा। आखिरकार वो 18 साल का भी नहीं था। मैं थोड़ा और इंतजार करूंगा, फिर फैसला करूंगा। जून पक्का सबसे अच्छी उम्मीदवार है, लेकिन मैं अपने भविष्य के रिश्ते के बारे में और ज्यादा सुरक्षा चाहता हूं। वो निशान अभी भी उसकी बाह पर मौजूद था। सन की थंडर के साथ हुए उसके समझौते के अनुसार उनके समझौते को तोड़ने के लिए उस निशान का उसके दांतियन तक पहुंचना जरूरी था, जिसका मतलब था कि उसके पास अभी भी हालात को समझने का समय था। उसने उन विचारों को अपने दिमाग के एक कोने में रख दिया और तत्व निर्माण यानी एलिमेंटल फॉजिंग के तरीके पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। उसके पास अपने प्रयोगों के लिए जरूरी सामग्री थी, उसे केवल लिखावट करने के लिए ऊर्जा की जरूरत थी। उसके दांतियन के भीतर उसकी ठोस ऊर्जा का एक छोटा सा टुकड़ा जमा हुए काले क्रिस्टलों से अलग होकर उसके शरीर से होकर गुजरा। जैसे ही वो टुकड़ा ध्रुव के सिर तक पहुंचा, चेतना के सागर में मौजूद उसके रूहानी रूप ने अपने मानसिक क्षेत्र से बाहर हाथ फैलाए और उस छोटे से टुकड़े को पकड़ लिया। ठोस ऊर्जा कामयाबी से उसके दायरे में घुस गई और बुरी तरह से छटपटाने लगी। फिर भी ध्रुव अब तक ऊर्जा के संघर्षों से वाकिफ हो चुका था। मानसिक ताकत ने तुरंत उस टुकड़े पर हमला किया, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी की इच्छा शक्ति उससे दूर हो गई। कुछ ही मिनटों में ऊर्जा शांत और बेअसर हो गई और रिफाइन होने के लिए तैयार थी। ठोस ऊर्जा का दबाव काफी तेज है, लेकिन मैं इसे झेल सकता हूं। बस एक ही समस्या है, ये भयानक सिर दर्द। जाहिर है, अपने दिमागी क्षेत्र में ठोस ऊर्जा को रखने से उसका सिर दर्द फिर से लौट आया। ध्रुव को अपनी मानसिक क्षमता की हद तक पहुंचने में पूरा 1 दिन लग गया। आखिरकार समुद्र के ऊपर ऊर्जा नाम की एक विशाल काली चट्टान बन गई। ध्रुव को ऐसा लग रहा था कि उसका सिर फटने वाला है। उस ऊर्जा के दबाव के साथ साथ 2 रक्त साथियों की वजह से उसका दिमाग बर्दाश्त से बाहर तनाव में था। फिर भी अपने दांतियन से सीधे ऊर्जा लेने से उसके जमा करने की रफ्तार में काफी बढ़त हुई थी। अब इसे तैयार करना है।
ध्रुव ने ध्यान लगाया, दर्द को सहा और अपने दिमाग को आकाश में लहराती उस तलवार की छवि याद रखने के लिए मजबूर किया। जब उसे लगा कि वो तैयार है तो उसने ऊर्जा को समुद्र में डुबो दिया। इसे तैयार करने में काफी समय लगा। ऊर्जा 4 पूरे दिनों तक समुद्र में रही, उसके बाद एक अलग रूप में बाहर निकली। ये फिर से तलवार की धार जैसा दिख रहा था, लेकिन इस बार इसके रंग में नीले रंग की ज्यादा झलक थी। सिर दर्द ने मेरी मानसिक हालत पर असर डाला। अगली बार मुझे खुद पर इतना दबाव नहीं डालना चाहिए, ध्रुव ने सोचा और अपनी भट्टी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने पहले खाना खाया और आराम किया। सबसे अच्छा नतीजा पाने के लिए उसे उन दिनों पूरी तरह से स्थिर रहना पड़ा। जैसे ही उसकी ऊर्जा वापस आई, उसके हाथों में एक रात्रि तेंदुए का पैर आ गया। ध्रुव ने बड़ी सावधानी से जानवर के पैर से मांस नोच डाला, यहाँ तक कि उसके हाथों में केवल हड्डी ही रह गई। उसके चेतना के सागर में मौजूद ऊर्जा का एक टुकड़ा तलवार के आकार से अलग होकर धीरे धीरे हड्डी में समा गया। ध्रुव ने प्रक्रिया को कंट्रोल करने के लिए तुरंत एक सुरक्षा झिल्ली बनाई। ऐसा लगा कि हड्डी ने ऊर्जा को स्वीकार कर लिया। सूर्य बाघों की हड्डियों की तरह इसमें विरोध नहीं था। दोनों पदार्थ आपस में मिलने लगे और ध्रुव ने उनके आकार को बदलने के लिए उनमें हेरफेर किया। हड्डी का रंग गहरा और घना होता गया। उसका सिरा धीरे धीरे एक नुकीले पॉइंट में बदल गया। फिर उस चीज के शरीर पर एक दरार दिखाई दी, जिसके कारण पूरी हड्डी में एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। फिर से फेल। ध्रुव ने अपने हाथों में पकड़ी हुई उस चीज को तहखाने के एक कोने की ओर फेंक दिया, जहां वो फट गई। हालांकि विस्फोट की ताकत उस समय के मुकाबले कहीं ज्यादा थी, जब उसने बनाने में तरल ऊर्जा का इस्तेमाल किया था। कमरे के कंपन को रोकने के लिए दीवारों पर लिखी लिखावट लगातार झिलमिलाती रही। आखिर हो क्या रहा है? जूम तहखाने की ओर जाने वाली सीढ़ियों के ऊपर दिखाई दी और ध्रुव को देखकर हैरान रह गई। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थीं और चेहरे पर गहरी लकीरें थीं। क्या तुम ठीक हो? जून ने चिंता भरी आवाज में पूछा। हाँ, मैंने थोड़ी ज्यादा मेहनत कर ली। तुम यहाँ क्यों आई थी? ध्रुव ने जवाब दिया। वो लोहार के काम में इतना डूबा हुआ था कि वो लगभग भूल ही गया था कि जून उसके साथ रह रही है। अच्छा, वो धमाका? साथ ही मैं ये भी पूछना चाहती थी कि क्या हम हमारे बीच फिर से प्रैक्टिस सेशन शुरू करने के लिए तैयार हो? मुझे लगता है कि मेरी तकनीक में जंग लग रही है। ये बुरा विचार नहीं है। आखिरकार अकेले ट्रेनिंग करने की भी अपनी सीमाएं होती हैं। जरूर, बस मुझे कुछ हफ्तों का समय दे दो। मैं किसी काम में बिजी हूँ और उस दौरान मैं अकेला रहना पसंद करूंगा। जून ने सिर हिलाया और ऊपरी मंजिल पर लौट गई। मुझे बनाने में लगने वाला समय भी कम करना चाहिए। मैं अपनी ट्रेनिंग को नजरअंदाज कर रहा हूँ। ध्रुव ने अपनी बाह पर बने निशान की जांच की। इन दिनों ये उसकी कूहनी से आगे बढ़कर उसके कंधे की ओर बढ़ रहा था। ये और भी तेजी से हो रहा है। मुझे उसके साथ और अधिक समय बिताना चाहिए ताकि ये पक्का हो जाए कि वो भविष्य में मेरी दुश्मन न बन जाए। ये सोचते ही उसने अपने प्रयोग रोक दिए और आराम करने लगा। उसने अपनी ट्रेनिंग की सामान्य रफ्तार फिर से शुरू कर दी और रोजाना केवल एक जाली चीज बनाने की कोशिश की। इस तरह वो अपनी शक्ति के दूसरे केंद्रों के विकास को रोके बिना अपने दिमागी क्षेत्र पर दबाव को धीरे धीरे कम कर सकता था। चीजें बनाने की उसकी कला में कोई साफ सुधार नहीं हुआ। हालांकि उसे हर कोशिश के बाद बेहतर होने का एहसास होता था, लेकिन हमेशा एक नई समस्या सामने आ जाती थी, जिससे उसकी रचनाएं फट जाती थीं। तत्व के विरोध के बिना भी मैं कुछ स्थिर नहीं बना पा रहा हूं। और मेरे दांतियन का क्या मामला है? मुझे अब तक रैंक 1 की सीमा तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि हमेशा और जगह बाकी रहती है। उसने तत्व निर्माण विधि पर ध्यान देने के लिए अपनी साधना की रफ्तार धीमी कर दी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसने कामचोरी की थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो रैंक 1 की शिखर पर पहुंचने के करीब है, लेकिन वो समय कभी आता ही नहीं दिख रहा था। खैर, मुझे जाने की कोई जल्दी नहीं है। उसने फैसला किया कि अब जून के साथ उसकी लड़ाई का समय आ गया है। ध्रुव पहली मंजिल पर गया और उसने जून को एक कमरे में शांति से साधना करते हुए पाया। उसके चांदी जैसे बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत पसीना आया था, क्योंकि उसके कपड़े गीले थे और उसकी त्वचा से चिपके हुए थे। उसके कपड़ों की हालत से उसके शरीर की बनावट साफ दिखाई दे रही थी। उसने अभी अभी अपनी ट्रेनिंग पूरी की होगी। मैं सोने जा रहा हूं। ध्रुव जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी उसने अपनी मानसिक ताकत से कुछ महसूस किया। उसका हाथ तेजी से आगे बढ़ा और उसने मजबूती से एक भाला पकड़ लिया, जो उसके सिर की ओर निशाना साधे हुए था। तुम कभी चौंकते क्यों नहीं हो? जून हथियार के दूसरे छोर पर मायूस होकर खड़ी थी। उसने उसके मुड़ते ही उस पर हमला कर दिया था। तुम मेरे अलावा लड़ने के बारे में और क्या सोच सकती हो? तुम साफ तौर पर थकी हुई हो और फिर भी तुमने मुझ पर छुपकर हमला करने की कोशिश की। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया, लेकिन भाले पर उसकी पकड़ मजबूत बनी रही, जिससे वो अपनी जगह पर ही रुका रहा।
शिकारी तब हमला करता है जब उसका शिकार सबसे कमजोर हालत में होता है। क्या तुम मेरी नजरों में एक जानवर हो? इसके बाद जून ने हल्की सी हंसी छोड़ी और अपना हथियार वापस खींच लिया, लेकिन ध्रुव ने अपनी चौकसी कम नहीं की। तुम सही कह रहे हो, मैं काफी थक गई हूं। मुझे लगता है कि आज के लिए मेरा काम खत्म हो गया है। वो फर्श पर बैठ गई और अपनी पीठ को कमरे की दीवार से टिका लिया। ध्रुव कुछ देर तक अपने ख्यालों में खोया हुआ उसे देखता रहा। क्या हुआ? जून को उसका लगातार घूरना पसंद नहीं आया और वो चिढ़ गई। बताओ, हमारा रिश्ता किस तरह का है? क्या हम दोस्त हैं? ध्रुव ने चुप्पी तोड़ी और वो सवाल पूछा। जून ने जोर से नाक सिकोड़कर जवाब दिया, कैसे दोस्त? हम तो विरोधी हैं। मेरे विरोधी को कम से कम किसी एक चीज में तो मुझे हराना चाहिए। चुप रहो, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो? ध्रुव थोड़ा हंसा। उसे ये मानना पड़ा कि उसे जून से बात करने में मजा आया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में ठंडक आ गई। मान लो कि तुम मुझे हराने में कामयाब हो गई, तो तुम क्या करोगी? मुझे जान से मार दोगी? कमरे का माहौल तुरंत बदल गया। जून समझ गई कि ध्रुव मजाक नहीं कर रहा था, वो गंभीर था। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मेरे अपने कारण हैं। उनके बीच सन्नाटा छा गया। जून को जवाब देने में थोड़ा समय लगा। नहीं, मैं शायद किसी और ताकतवर इंसान की तलाश करूंगी। मेरे पास तुम्हें मारने की कोई वजह नहीं है। और अगर तुम्हारे पास वजह होती तो क्या होता? फिर से चुप्पी छा गई, लेकिन इस बार ध्रुव को जवाब मिलने में कम समय लगा। मुझे नहीं पता। ठीक है, ऐसा क्या हो सकता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूं? तुम इस बारे में इतने गंभीर क्यों हो? वो ध्रुव के सवालों से साफ तौर पर चिढ़ गई थी, इसलिए उसने बात को वहीं छोड़कर आराम करने का फैसला किया। उसकी नज़रों में फिर से वही बेरुखी आ गई और उसने जोर से आह भरी। मैं जवाब में क्या उम्मीद कर सकता था? मैं कुछ ज्यादा ही जिद कर रहा था। उसने जून की ओर देखते हुए अपना सिर खुजाया और फिर एक गहरी सांस ली। मुझे माफ कर दो, ये सवाल बहुत अचानक था। इसके बाद वो आइवर को ढूंढने के लिए नीचे वाली मंजिल पर गया और उसके पास रखे जारों में से एक शराब का जार उठा लाया। जब वो जून के कमरे में लौटा तो उसने हल्के से दरवाजे पर दस्तक दी और उसे शराब दिखाई। क्या तुम कुछ पीना चाहोगी? आइवर की शराब काफी अच्छी होनी चाहिए। उसने हल्के से सिर हिलाया। ध्रुव कमरे में दाखिल हुआ और ठीक उसके सामने फर्श पर बैठ गया। फिर उसने अपने स्पेस रिंग से 2 साधारण गिलास निकाले और जार की शराब उनमें डाल दी। शराब की खुशबू हवा में फैल गई। ये साफ था कि ये काफी तेज नशा देने वाली चीज थी। जून ने शराफत दिखाने में समय बर्बाद नहीं किया और अपने गिलास से पीना शुरू कर दिया। ध्रुव ने भी उसकी नकल करने में देर नहीं की। वे कुछ देर तक चुप रहे, धीरे धीरे आइवर की शराब का मजा लेते रहे। ये शराब बहुत ताकतवर थी, लेकिन इसका उनके दिमागी क्षेत्र मेंटल स्फीयर पर तुरंत असर हुआ और सब कुछ सुन पड़ने लगा। यहां तक कि ध्रुव का सरदर्द भी काफी हद तक कम हो गया। तुमने वे सब सवाल क्यों पूछे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं भविष्य में तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगी? जून ने गिलास से अपनी नजरें हटाए बिना ही चुप्पी तोड़ी। हर हालात के लिए तैयार रहना अच्छा है। मुझे लोगों पर भरोसा करने में दिक्कत होती है। ध्रुव ने गोलमोल जवाब दिया। क्या तुम कभी सच बोलते हो? उसके शब्दों से ध्रुव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। क्या तुम एक और झूठ सुनना चाहती हो? जून ने अपना सिर हिलाया और अपने सामने बैठे इस छात्र को घूर कर देखा। वे दोनों आपस में बहुत लड़ते रहे थे, लेकिन वो कभी भी उसके असली स्वभाव को समझ नहीं पाई। उसकी छवि हमेशा धुंधली सी लगती थी। एक ऐसा होनहार छात्र जो अचानक प्रकट हुआ और सबसे बेहतरीन छात्र की जगह ले ली। उसकी प्रतिभा अंधकार तत्व से जुड़ी थी, कुछ ऐसा जो पूरी अकादमी में तहलका मचा सकता था। फिर भी इसके बारे में किसी को पता नहीं था। उसका किसी रईस खानदान से भी कोई लेना देना नहीं था। उसके पास जो भी संसाधन और नतीजे थे वे उसकी कड़ी मेहनत से ही मिले थे। क्या तुम भाग रहे हो? वह पूछे बिना नहीं रह सकी। उसके मन में यही अंदाजा सबसे सही लग रहा था। ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने खुद को अपने गिलास से पीने तक ही सीमित रखा। क्या तुम कोई मुजरिम हो जो आज़ादी ढूंढ रहा है? ध्रुव ने अपना सिर हिलाया। हमारी ताकत के साथ तुम्हें भला क्या आज़ादी मिल सकती है? तुम शाही विरासत के बारे में जानती हो, इसलिए ये मानना सही होगा कि शाही परिवार हम पर अपनी पकड़ और मजबूत करने की कोशिश करेगा। तो बात क्या है? क्या तुम बस और ज्यादा ताकत चाहते हो? ध्रुव ने भी अपना सिर उठाया, उसे घूरा और जवाब दिया। क्या तुम वैसी ही नहीं हो? मुझे पता है कि तुम्हारा बचपन आसान नहीं रहा होगा, लेकिन सिर्फ यही बात तुम्हें लड़ाइयों की लत लगाने के लिए काफी नहीं है। जून ने अपनी निगाहें नीचे कर लीं क्योंकि वह अपनी पारिवारिक हवेली में बिताए अपने जीवन की यादों में खो गई थी। तुमने मुझे कन्फ्यूजन में फंसा हुआ देखा है ना? खैर ये मुश्किल था, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा तुम सोचते हो। कहानी जारी रखने से पहले उसने एक लंबा घूंट लिया। जैसा कि तुम जानते हो, बैलोर परिवार एक छोटा कुलीन परिवार है। सच कहूं तो बर्बादी की कगार पर है। मेरे दादाजी ने एक बार मुझे बताया था कि हमारे पूर्वजों ने अपनी सारी दौलत एक पुरानी जमीन खरीदने के लिए बेच दी थी,
लेकिन उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी। उस विरासत में केवल वज्र तत्व से जुड़ी तकनीकें और मंत्र थे, और परिवार में किसी में भी वो योग्यता नहीं थी। विरासत की चीज़ें अच्छी थीं, लेकिन उनके हाथों में वे किसी काम की नहीं थीं। हालांकि वे उस विरासत को बेच नहीं सकते थे, क्योंकि इससे उनका नुकसान उनके फायदे से कहीं ज़्यादा होता। इसे खरीदने वाले मंझले दर्जे के कुलीन परिवार या उससे ऊपर के लोग थे, इसलिए मेरा परिवार बेचने की कीमत तय नहीं कर सकता था। आखिरकार उन्होंने इंतजार करने का फैसला किया, बिजली तत्व के वारिस के पैदा होने का इंतजार। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह इंतजार 100 साल तक चलेगा। वे सचमुच बदकिस्मत थे। एक बार जब मेरी क्षमता पक्की हो गई तो मैं अपने परिवार की आखिरी उम्मीद बन गई, और उन्होंने मेरी ताकत को जितना हो सके बढ़ाने के लिए हर तरह की कठोर ट्रेनिंग का सहारा लिया। मुझे हर रात कोड़े खाना तभी बंद हुआ जब मैं एक तांत्रिक बनने में कामयाब हो गई। तुम्हें पता है, जब मैं छोटी थी तो मेरे पिता बहुत कोमल स्वभाव के थे। मेरे तत्व का पता चलने के बाद उन्होंने मेरी तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए मुझे जादुई जानवरों के झुंड के बीच में फेंकना शुरू कर दिया। शुरुआत में मुझे लगा कि ये मेरे द्वारा किए गए किसी काम की सज़ा है, लेकिन फिर मुझे समझ आ गया। हालांकि मैं उन्हें दोष नहीं देती, उन्हें इतना इंतज़ार करना पड़ा, उनकी उम्मीदें पूरी होनी ही थीं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि वो ऐसी है। जून की कहानी के दौरान खाली हो चुके गिलास को भरते हुए ध्रुव ने सोचा, तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? जून ने ईमानदारी से उसकी ओर देखते हुए पूछा। जो कुछ उन्होंने मुझे दिया है उसे लेकर मैं चला जाता और फिर कभी वापस नहीं आता। मेरा जीवन दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए नहीं हो सकता। ये शब्द सुनकर जून हंस पड़ी। हाँ, मैं भी कुछ समय तक यही चाहती थी, लेकिन फिर मेरा अकेडमी में दाखिला हो गया और मुझे पता चला कि वहाँ कई शक्तिशाली परिवारों से इतने सारे ताकतवर लोग आते हैं। उनके मुकाबले मैं तो बस एक अकेली कमज़ोर इंसान हूँ। इसलिए मैंने अपने परिवार का इस्तेमाल करके और भी ताकतवर बनने का फैसला किया। मैं ही वो वारिस बनूंगी जिसका वे इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, और वे ही मेरे सपनों को सच करने का जरिया बनेंगे। उसकी बात में दम है। साधना के सफर में सबसे बड़ी रुकावटों में से एक संसाधनों की कमी थी। एक रईस परिवार के सपोर्ट और राज परिवार के अच्छे रिश्तों की वजह से उसे तकनीकें और काम की चीजें दोनों आसानी से मिल जाएंगी। इसके ठीक विपरीत ध्रुव को अपने सारे खर्चे अपनी जेब से ही उठाने पड़े थे। तत्व निर्माण विधि के साथ प्रयोग करने के लिए उसे जितनी सामग्री की जरूरत होती थी, उसके बारे में सोचकर ही कोई अंदाजा लगा सकता है कि एक शिलालेख मास्टर बनने के लिए कितने पैसे चाहिए होते हैं। लेकिन अगर उसे परिवार का सपोर्ट मिलता तो वो सामान जमा करने की टेंशन के बिना केवल प्रयोगों पर ध्यान दे सकता था। खैर, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। मुझे पकड़े जाने के डर से लगातार खुद को रोकना पड़ता है। वे और भी अधिक पीते रहे, बीच बीच में कुछ मजाक भी करते रहे, और फिर दिन खत्म करने से पहले थोड़ा आराम किया। ध्रुव गहरी सोच में डूबा हुआ तहखाने में लौटा। सनकी का प्रतीक चिन्ह उसके दांटियन के करीब आ रहा था, इसलिए उसे जल्द ही कोई फैसला लेना था। उसने देखा कि उसके चाहने वालों का बर्ताव अचानक बदल गया, इसलिए उसने केवल अपनी ताकत पर भरोसा करना शुरू कर दिया। वो ना तो बुरी है और ना ही एहसान फरामोश, बल्कि हो सकता है कि वो मेरे प्रति अपने कर्जदार होने के एहसास को कम करने के लिए मुझे विरासत में हिस्सा दे दे। ध्रुव जून के स्वभाव को समझ रहा था ताकि वो उनके भविष्य के रिश्ते के बारे में पक्का हो सके। उसका सबसे जरूरी सवाल ये था, क्या वो ताकत देने के बाद मेरे खिलाफ हो जाएगी? उसे केवल एक ही जवाब मिला, शायद नहीं। फिर भी उस शायद शब्द ने ही उसे तुरंत फैसला लेने से रोक रखा था। मेरे पास इससे बेहतर उम्मीदवार नहीं है। वज्र तत्व वाला दूसरा युवक जिसे मैं जानता हूं वो मैनुअल है, और मुझे नहीं लगता कि हम दोस्त बन सकते हैं। आखिरकार उसने उन विचारों को अपने दिमाग के पीछे ढकेल दिया और आराम करने चला गया। उसे जून को विरासत देने में कोई खास दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके पास उसे बेहतर तरीके से जानने के लिए अभी भी कुछ समय था। अकादमी में दिन धीरे धीरे बीत रहे थे। ध्रुव ने हर रोज जाली चीज बनाने की केवल एक कोशिश करने तक खुद को रोक लिया। जब उसे अपने दिमागी क्षेत्र को फिर से ऊर्जा से भरना होता था, तो वो सोखी जाने वाली ऊर्जा की मात्रा को काफी कम कर देता था। इससे उसे बिना तेज सिरदर्द के अपनी सामान्य ट्रेनिंग जारी रखने में मदद मिली। तीसरा केसियर रून, उसके 2 रक्त साथी और ऊर्जा ने उसकी मानसिक शक्ति के विकास को बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ाया। ध्रुव महसूस कर सकता था कि अंदरूनी दबाव लगातार कम हो रहा था। यिन बॉडी ने उसके शरीर को पोषण देना जारी रखा, धीरे धीरे उसे तीसरे लेवल के शिखर की ओर धकेल दिया। डार्क वोटेक्स साधना तकनीक ने उसके दांतियन को उसकी सीमा तक बढ़ा दिया। ध्रुव को लगा कि उसे रैंक 1 के टॉप तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वो अपना खाली समय जून के साथ बिताता था। वे हफ्ते में 2 बार लड़ते थे और बाकी दिनों में बातें करते थे। वे अपने सपनों, अपने भविष्य के प्लान, अपनी पसंद नापसंद के बारे में बात करते थे।
उनका रिश्ता तब के मुकाबले कहीं ज्यादा गहरा हो गया था, जब वे केवल प्रैक्टिस के साथी थे। ध्रुव को उसके साथ बिताए समय की कद्र होने लगी। शुरू से ही उन दोनों का स्वभाव एक जैसा था, और चूंकि वो काफी सीधी साधी थी, इसलिए वो बिना किसी टेंशन के उनकी बातचीत का मजा ले सकता था। उन्होंने अपना 2 महीने वाला मिशन भी एक साथ पूरा किया, जिसमें उन्होंने अपने मुनाफे को बराबर बांटा, और ध्रुव ने अंधकार के राक्षसों के शवों के अपने भंडार को फिर से भर लिया। जून को ये बात साफ थी कि ध्रुव अपनी ज्यादातर निजी बातें छिपाता था, लेकिन वो इसकी आदी हो गई थी और अब उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो समझ गई थी कि उसकी स्थिति पेचीदा थी, और अगर ये उसके लिए जरूरी नहीं होता तो वो झूठ नहीं बोलता। ध्रुव ठंडा और उदासीन था। वो सिर्फ मनोरंजन के लिए झूठ बोलने में अपना समय और मेहनत बर्बाद नहीं करता था। नए घर में रहने के चौथे महीने के बाद उसे पहली कामयाबी मिली। ध्रुव तहखाने में था और अपने हाथों में मौजूद एक अजीब सी दिखने वाली चीज को उत्सुकता से घूर रहा था। ये असल में एक मून उल्लू की चोंच थी, जो एक पक्षी जैसा जादुई जानवर था जिसका उसने और जून ने अपने पिछले मिशन में शिकार किया था। सामग्री के रूप में इसका तत्व अंधकार था, इसलिए ये ध्रुव के प्रयोगों के लिए एकदम सही था। ये छोटा और पतला था, केवल लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा, फिर भी इससे एक साफ तेजी झलक रही थी। ये स्थिर लग रहा है। इसके शरीर पर कोई दरार नहीं थी और ये काफी मजबूत दिख रहा था। वो उसकी पहली सफल रचना थी। दिक्कत सिर्फ इसके दिखने को लेकर थी। अपनी लंबाई की वजह से इसे फेंकने वाले चाकू के रूप में इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन इसकी नोक घुमावदार थी। ध्रुव इसे बनाते समय सीधा करने में सफल नहीं हो सका था। आइवर, ध्रुव ने अपने गुरु को पुकारा। लिखावट के मामले में उनकी परख ध्रुव से कहीं ज्यादा सटीक थी। कुछ मिनट बाद आइवर वहां पहुंचा और ध्रुव के हाथों में वो चीज देखकर हैरान रह गया। उसने उसे ध्यान से उठाया और कुछ देर तक उसका मुआयना किया। वह हर बार देखने का कोण बदलते समय बार बार सिर हिलाता था। ये पूरी तरह से इस्तेमाल करने योग्य नहीं है, लेकिन ये सच में एक उत्कीर्ण वस्तु है। आखिरकार उसने अपना फैसला सुनाया। इसकी शक्ति रैंक 1 के ऊंचे लेवल तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन ये तुम्हारी ऊर्जा की वजह से नहीं है, बल्कि असली सामग्री में ही कमी थी। साथ ही इसे आकार देते समय तुमने साफ तौर पर गड़बड़ कर दी। ये छोटी तलवार कहलाने के लिए बहुत छोटी है और इसे फेंकने के लिए ये बहुत ज्यादा मुड़ी हुई है, लेकिन तुम आखिरकार कुछ स्थिर चीज बनाने में कामयाब हो गए हो। ध्रुव ने उसकी बात पर सिर हिलाया। उसके नतीजे भी आइवर के नतीजों जैसे ही थे। तो मैं सुधार कैसे करूं? ध्रुव ने पूछा। पहले प्रक्रिया को समझो, फिर इस सामग्री का इस्तेमाल तब तक करते रहो जब तक तुम इसे मनचाहा आकार ना दे दो। इसके बाद बेहतर सामग्री ढूंढो और उन्हें मिलाकर एक अच्छा मिश्रण तैयार करो। मैंने अपना चाकू बनाने के लिए 4 अलग-अलग सामग्रियों का इस्तेमाल किया था, और ये सभी चौथे रैंक के जादुई जानवरों से ली गई थीं जो मेरी ज़रूरतों के हिसाब से एकदम सही थीं। सिर्फ एक चीज़ के लिए इतनी सारी प्लानिंग? मुझे हैरानी है कि चौथे रैंक के जानवरों के शरीर की क्या कीमत होगी। उसने एक बार तीसरे रैंक का जानवर बेचा था, लेकिन उससे उसे केवल 2 क्रेडिट ही मिले थे। हालांकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ध्रुव द्वारा शरीर शिलालेख तकनीक की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद उसका शरीर नष्ट हो गया था। तो मैं इसका क्या करूं? ध्रुव ने उस उत्कीर्ण उल्लू की चोंच की ओर इशारा किया। इसे बेच दो। अगर ये तुम्हारे काम की नहीं है तो इसे रखने का कोई मतलब नहीं है। तत्व निर्माण के तरीके से कोई जादुई चीज बनाने के लिए कई रुकावटों को पार करना पड़ता था। उस योद्धा को अपने चेतना के सागर में, दिमाग में, ऊर्जा को सोखने का दबाव झेलना पड़ता था, जो दिमाग के लिए बहुत बड़ा जोखिम था। फिर उसे अपनी इच्छा शक्ति को किसी एक खास मतलब पर टिकाना होता था और उस मतलब को ऊर्जा में डालना होता था, वरना तैयार चीज का कोई असर नहीं होता। इसके बाद सही सामग्री चुनने का समय आता था। ये सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो योद्धा के तत्व से टकराए नहीं और उस काम को कर सके जिसके लिए उसे बनाया गया है। उदाहरण के लिए, आप चाबुक बनाने के लिए किसी सख्त चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये उस चीज के मकसद के बिल्कुल उल्टा होगा। साथ ही आप बहुत नरम चीज का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, वरना उससे बना चाबुक चलाने पर कोई चोट नहीं पहुंचा पाएगा। आखिरी रुकावट थी उसका आकार। चीज को उसके भविष्य के इस्तेमाल के हिसाब से आकार देना जरूरी था। आप तलवार तो बना सकते थे, लेकिन अगर आप उसे तेज धार वाला आकार नहीं दे पाते तो उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। ध्रुव के मामले में अपनी आखिरी रचना के साथ पहली 3 शर्तें पूरी हो गई थीं। उसका दिमागी क्षेत्र ऊर्जा को जमा कर सकता था, वो इसे एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ जोड़ने में कामयाब रहा, और इस्तेमाल की गई सामग्री उसके तत्व के साथ मेल खाती थी। हालांकि मून उल्लू की चोंच कई झटकों को झेल नहीं सकती थी, और इसकी बनावट इसे फेंकने वाले हथियार के रूप में बेकार बनाती थी। मैं इसे सीधे तौर पर नहीं बेच सकता, वरना दुनिया को पता चल जाएगा कि मैं शिलालेख मास्टर बनने की ट्रेनिंग ले रहा हूं। मैं इसे अभी के लिए सुरक्षित रखूंगा और शायद इसे कहीं और बेच दूं।
उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उस चीज को अपने पास रखना उसके लिए कोई बोझ नहीं था। मैं इसे सही आकार देने पर ज्यादा ध्यान दूंगा। इनमें से केवल एक चीज लड़ाई में ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती, लेकिन अगर मैं ऐसी कई चीजें बनाऊं तो वो काम आ सकती हैं। आइवर ने सिर हिलाया। हाँ, एक बार जब सांचा सही बन जाएगा तो तुम्हारी रचना में केवल सही मसालों की कमी रह जाएगी। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी खास जरूरतों के लिए सही मिश्रण खोजने में काफी समय लगता है। तुम्हारी तरक्की अब तक औसत से कहीं बेहतर है। और दिन बीतते गए। ध्रुव ने चीज के आकार पर ध्यान दिया और इस प्रक्रिया में धीरे धीरे सुधार होता गया। सबसे पहले उसने चोंचों को और भी पतला बनाने में कामयाबी हासिल की ताकि उनकी मजबूती बढ़ाई जा सके। फिर उसने उन्हें मुड़ने के लिए मजबूर किया। जब 2 हफ्ते बीत गए तो उसने अपने सामने रखी 3 मोटी सुइयों को घूर कर देखा। ये तीसरा दिन है जब मैं इस चीज की क्वालिटी में सुधार नहीं कर पा रहा हूं। शायद यही इसकी हद है। ध्रुव ने एक सुई ली और उसमें ऊर्जा डाली और फिर उसे दीवार पर फेंक दिया। दीवार पर लिखे सुरक्षा मंत्र जगमगाने लगे और झिलमिलाने लगे, लेकिन फिर भी वो सुई को पूरी तरह से रोक नहीं पाए। सुई दीवार के अंदर थोड़ी सी धंस गई। इससे पहले की तहखाने की मजबूती के कारण वो रुक गई। ध्रुव हैरान था। आमतौर पर अकादमी के सभी छात्र रैंक 1 के योद्धा थे। उस कमरे के सुरक्षा मंत्र को उस लेवल की शक्ति को रोकने के लिए तैयार किया गया था, ये बात समझ आती थी। उसके हाथ में उसकी एक तलवार प्रकट हुई और उसने हवा में वार किया। कमरे में तेज हवा का एक झोंका आया और सुई के पास वाली दीवार से टकराकर टूट गया, जिससे सुरक्षा मंत्र फिर से झिलमिलाने लगे। ध्रुव खड़ा हुआ और टक्कर वाली जगह के पास पहुंचा। उसके हमले से दीवार पर केवल एक हल्का निशान पड़ा, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि सुई उसमें एक छोटा सा छेद करने में कामयाब रही, जिसका मतलब था कि उसकी भेदने की ताकत ध्रुव के सामान्य हमले से कहीं ज्यादा थी। ये सोचकर हैरानी होती है कि इस छोटी सी चीज में इतनी ताकत समा सकती है। ये अभी रैंक 1 के शिखर पर भी नहीं है, फिर भी ये तहखाने की सुरक्षा को भेदने में सक्षम है। तत्व निर्माण कमाल की चीज है। ध्रुव ने दीवार से वो चीज निकाली और उसका ध्यान से मुआयना किया। इसके शरीर पर छोटी छोटी दरारें आ गई थीं। ऐसा लग रहा था कि इसे केवल एक बार और इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये 2 बार इस्तेमाल होने वाली जादुई चीज है। इसकी सामग्री इसमें डाली गई शक्ति को झेल नहीं सकती। मुझे नहीं पता कि ये मेरे लिए काम की होगी या नहीं, लेकिन इसकी कीमत मेरी पिछली रचनाओं से अधिक होनी चाहिए। उसके पास अभी भी लगभग 5 बिना इस्तेमाल की हुई चोंचें थीं। अगर वो अभी अभी इस्तेमाल की गई सुई को ना गिने तो वो बेचने के लिए 7 सुइयों का एक सेट बना सकता था। 7 सुइयों का मतलब है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेज की शक्ति से 14 हमले। मुझे नहीं पता कि कमजोर दांतियन वाला योद्धा अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर पाएगा या नहीं, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। ओह हाँ, मुझे आइवर की राय पूछनी चाहिए। वो जल्दी से ग्राउंड फ्लोर पर गया और आइवर को तहखाने में आने को कहा। फिर उसने वो सुई दिखाई जिसका उसने टेस्ट किया था। आइवर उस नज़ारे को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और दिलचस्पी से उसका मुआयना करने लगा। क्या तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो? आइवर ने ये गुजारिश करने के लिए अपना सिर उठाया। ध्रुव ने सिर हिलाया और उसके हाथों से वो चीज लेकर दीवार पर फेंक दी। पहले की तरह ही हुआ। सुई ने दीवार की सतह को हल्के से भेद दिया। हालांकि चूंकि ये इसका दूसरा इस्तेमाल था, इसलिए इसकी दरारें बढ़ गईं और आखिरकार ये कई टुकड़ों में टूट गई। आइवर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उस छोटे से छेद को देखने चला गया जो बन गया था। तुमने इसे ऊंचे लेवल तक पहुंचा दिया, बहुत बढ़िया। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उनके शिष्य ने एक ऐसी चीज बना ली थी जिसे जादुई हथियार कहा जा सकता है। ध्रुव ने अपने कंधे उचका दिए। उसे अपनी रचना पर गर्व था, लेकिन चूंकि इससे उसकी लड़ने की ताकत में कोई बढ़त नहीं हुई, इसलिए उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। आखिरकार ये तो केवल उसके प्रयोगों का नतीजा था, न कि कोई ऐसी चीज जिसे उसके हथियारों के जखीरे में शामिल करना जरूरी था। क्या तुम समझते हो कि अब तुम आधिकारिक तौर पर एक शिलालेख मास्टर हो? तुम भले ही शुरुआत में हो, लेकिन तुमने अपनी पहली स्थिर जादुई चीज कामयाबी से बना ली है। ध्रुव चुप रहा। उसने असल में उस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। चूंकि इससे तुम्हारी ताकत नहीं बढ़ी, इसलिए तुमने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्या मैं सही कह रहा हूं? आइवर ने सिर हिलाते हुए उसे डांटा। कम से कम इसे एक नाम तो दे दो। ध्रुव ने कुछ देर सोचने के बाद एक आसान सा नाम चुना, चंद्रमा की सुई, मून नीडल। अगले कुछ दिन ध्रुव ने चंद्रमा की दूसरी सुइयां बनाने में बिताए और इस दौरान उसने मून उल्लू की चोंचों का अपना सारा स्टॉक खत्म कर दिया। इसके बाद उन 7 हथियारों को सावधानी से एक डिब्बे में रखा गया और उसकी स्पेस रिंग में सुरक्षित कर दिया गया। मैं एल्बास शहर जाने के बाद इन्हें बेच दूंगा। अभी मुझे अपने दांतियान पर ध्यान देना चाहिए। उसके पास कुछ दूसरी बेकार सामग्रियां बची थीं, लेकिन उसे लगा कि जिन चीज़ों की उसे ज़रूरत नहीं है उन पर और प्रयोग करना बेकार है। वह शाही शहर पहुंचने का इंतजार करना बेहतर समझता था और बेहतर सामग्री मिलने पर अपनी ढलाई का काम फिर से शुरू करना चाहता था।
साथ ही उसका दांतियान अपनी सीमा के करीब पहुंच रहा था। एक बार जब वह रैंक 2 का योद्धा बन जाएगा तो उसे एक ज्यादा शक्तिशाली ऊर्जा मिलेगी और रैंक 1 की जादुई चीजें उसके लिए बेकार हो जाएंगी। फिर भी मैं चाहे कितनी भी ऊर्जा सोख लूं, मैं रैंक 1 की हदों को पार नहीं कर पा रहा हूं। अगर उसने पिछले समय में चीजें बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया होता तो उसके नए घर की ऊर्जा की बढ़ी हुई संघनता ट्रेनिंग में लगने वाले कम समय की भरपाई कर देती। हालांकि ऐसा लगता है कि उसने अपनी तरक्की के लिए जरूरी समय का गलत अंदाजा लगाया था, इसलिए उसने कुछ समय के लिए इस पर ध्यान देने का फैसला किया। ध्रुव ने अपनी डार्क वॉटेज तकनीक का उपयोग करते हुए दिन के समय भी साधना करना शुरू कर दिया। उसके कई भविष्य के प्लान के लिए उसे रैंक 2 के दांतियान की जरूरत थी, इसलिए उसने इसके फैलाव को तेज करने का फैसला किया। सामान्य साधना की किताबों के अनुसार रैंक 1 में अलग अलग चरणों के बीच शक्ति में फर्क केवल मामूली था, जबकि ऊंची श्रेणियों में ये फर्क ज्यादा साफ हो जाता था। वैंस, तुम फिर से उसी हालत में लौट रहे हो जब तुम्हें सांस का आशीर्वाद मिला था? जून ने तहखाने के दरवाजे से झांकते हुए मुस्कुराते हुए कहा। ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और एक हल्की सी आह भरी, फिर फर्श पर लेट गया। तुम सही कह रही हो, शायद मुझे अपनी तरक्की को पक्का करने के लिए बस थोड़ा आराम करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा ट्रेनिंग नुकसानदायक हो सकती है। अच्छे विकास के लिए आराम जरूरी था। शायद मेरा दांतियान बहुत तनाव में है और अपनी सीमा तक पहुंचने के बावजूद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूं तो ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें योद्धाओं ने इतना अभ्यास किया कि उन पर पड़ने वाले दबाव की वजह से उनके शरीर टूट गए। जून ने देखा कि उसका ध्यान भटक गया है और वह खुशी खुशी सीढ़ियों से नीचे उतरी और फर्श पर बैठे युवक को घूरने लगी। फिर वह उसके बगल में बैठ गई और उसका हाथ खींचने लगी। चलो ऊपर आओ, मुझे पता चल गया है कि आइवर अपनी शराब कहाँ रखता है। चूंकि ध्रुव और जून एक साथ ज्यादा समय बिताने लगे थे, इसलिए उन्हें आइवर की शराब का साथ अच्छा लगने लगा था। लेकिन इससे बूढ़ा किसान खुश नहीं हुआ और उसने इसे घर में अलग अलग जगहों पर छिपाना शुरू कर दिया। वो इसे छुपाता ही क्यों है? आखिर इसके पैसे तो मैं ही देता हूं। ध्रुव ने फर्श से उठते हुए कहा और जून उसे ऊपर खींच ले गई। जैसे जैसे उनके रिश्ते में सुधार आया, जून ने धीरे धीरे अपनी सभी मानसिक रुकावटों को दूर कर लिया और ध्रुव के साथ दोस्ताना बर्ताव करने लगी। एक बार जब उसने अपनी हिचक छोड़ दी तो वो एक साधारण युवती बन गई, जिसे इस बात की परवाह नहीं थी कि एक रईस महिला को कैसा बर्ताव करना चाहिए। वो 19 साल की भी नहीं थी और पहले से ही 2 पुरुषों के साथ रह रही थी। अकादमी में फैली अफवाहों का तो जिक्र करना ही बेकार था। देखो देखो, उस बूढ़े ने सचमुच दीवार में गुप्त दराज बना दी है। वो ध्रुव को एक कमरे में ले गई और दीवार पर एक जगह पर जोर से धक्का दिया। लकड़ी हिली और उसके पीछे एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसने ये सब हमारी जानकारी के बिना कैसे कर लिया। जून ने छेद को देखते हुए हैरानी से कहा। यह अकादमी के घरों में से एक था, इसकी मजबूती को कम नहीं समझा जा सकता था। उस कंजूस ने जरूर चाकू का इस्तेमाल किया होगा। उसे अपनी शराब की कितनी परवाह है। उस जगह में लगभग 5 जार सावधानी से रखे हुए थे। ध्रुव ने उनमें से 2 को उठाया और जून की ओर मुस्कुराते हुए देखा। चलो आज आराम करते हैं। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और ध्रुव के पीछे पीछे पहली मंजिल पर चली गई। तुम्हारे पीछे पड़ने वाले और भी ढीठ होते जा रहे हैं। आज जब मैं बाहर निकली तो वे सचमुच मेरे गुरु के भवन के बाहर मेरा इंतजार कर रहे थे। जब वे कमरे में पहुंचे तो जून ने शिकायत की। वो एक सोफे पर बैठ गई और अपने स्टोरेज डिवाइस से 2 गिलास निकाले। ये लोग मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? ये तो बहुत सिरदर्द है, ध्रुव ने आह भरते हुए कहा और उसके बगल में बैठकर गिलासों में शराब डालने लगा। उन्हें इस तरह बातचीत करने की आदत हो गई थी। उनके बर्ताव में कोई झिझक नहीं थी। अकादमी का सबसे होशियार छात्र जिसका किसी रईस परिवार से कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम्हें सच में लगा था कि सिर्फ तुम्हारे चिड़चिड़े स्वभाव के कारण तुम्हें अनदेखा कर दिया जाएगा? मुझे यकीन है कि अगर उन्हें तुम्हारे असली स्वभाव का पता चल जाए तो वे पागल हो जाएंगे। तुम्हारी मौजूदगी की वजह से वो लड़कियां पहले से ही काफी पागल हो चुकी हैं। दुख की बात यह है कि उन्हें यह एहसास नहीं है कि तुम तो बस एक लड़ाई की दीवानी हो। साधना के नशेड़ी के मुंह से निकले इन शब्दों की कोई कीमत नहीं है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं छात्रों के बीच काफी पॉपुलर हूं। गुरुजी ने तो यहां तक कहा है कि कुछ लड़कियां मुझ में दिलचस्पी रखती हैं। मुझे यकीन है कि अगर प्रोफेसर सामिया यानी मैगन ने तुमसे ये बात न कही होती तो तुम अब भी इसके बारे में अनजान होती। बेचारे छात्र एक जंगली जानवर की पूजा कर रहे हैं। अरे चुप रहो, देखो तो सही तुम्हारे चेहरे पर कितना रहस्यमय नकाब है। अगर मैं तुम्हें जानती ना होती तो मुझे लगता कि तुम सचमुच शर्मीले हो। ध्रुव ने नाक से हल्की सी आवाज निकाली, लेकिन शराब की चुस्की लेते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। जून भी सहज लग रही थी और जब भी ध्रुव उसके बर्ताव के बारे में कुछ कहता वो उसे हल्के से छेड़ देती थी। उनकी सामान्य बातचीत यही थी, बस एक साथ समय बिताना और एक दूसरे से मजाक करना।
तुम्हें पता है, जून की मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक कड़वाहट भरे भाव ने ले ली जब वो अपने दोनों हाथों को गिलास पर रखकर सोफे पर सीधी बैठ गई। मुझे पता है कि तुम्हारे पास अपने अतीत को छिपाने के कारण है, लेकिन सब कुछ अपने मन में रखना बहुत फायदेमंद नहीं हो सकता। अपने अतीत को याद करते हुए ध्रुव के चेहरे के भाव गहरे हो गए। क्या तुम कह रही हो कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं? जून ने अपनी निगाहें गिलास पर टिकाए हुए सिर हिलाया। ध्रुव ने आह भरी। मुझे लगता है कि तुम्हें यह बात कभी ना कभी पता चल ही जाएगी। मैं बस किसी भी तरह की शंका से बचने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हें राज बनाकर रखना बहुत पसंद है ना? जून ने आह भरी और उसके अतीत के बारे में और जानने की कोशिश छोड़ दी। जब तुम्हें मेरे बारे में सब पता चल जाए तो तुम ही मुझे बता देना कि मुझे क्या करना चाहिए था। जून से एक और धक्का लगने पर ध्रुव ने कहा। वे पूरी रात बातें करते रहे और शराब पीते रहे, एक साथ बिताए अपने सुकून भरे समय का मजा लेते रहे। जैसे ही सुबह की पहली किरण कमरे में आई, ध्रुव ने सोचना बंद किया और अपने आसपास ध्यान दिया। जून काफी देर पहले सोफे पर सो गई थी और उसने लापरवाही से अपने पैर ध्रुव की कमर पर फैला रखे थे। क्या ये इसकी आदत है? इसे दिखावे की बिल्कुल परवाह नहीं है। ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और खड़े होने के लिए सावधानी से उसके पैरों को हटाया। जून नहीं जागी। ऐसा लग रहा था कि शराब ने उसे इतना आराम दे दिया था कि उसे किसी बात का होश नहीं था। ध्रुव के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई जब उसने अपने सामने चुपचाप सो रही लड़की को देखा। अगर मेरे हालात अलग होते तो मैं सोचता हूं कि हमारा रिश्ता कैसा होता। फिर वो मुड़ा और आराम करने के लिए तहखाने में वापस चला गया। वो आधी रात को जागा। ये पहली बार था जब उसने अपनी ट्रेनिंग से पूरे दिन की छुट्टी ली थी। देखते हैं कि कुछ बदलाव होते हैं या नहीं। ध्रुव अपनी पालथी मारकर बैठने की मुद्रा में बैठ गया और डार्क वॉटेक्स तकनीक से ध्यान करने लगा। उसकी जुड़ी हुई हथेलियों में मौजूद भंवर के जरिए ऊर्जा उसके दांतियन में ऊर्जा केंद्र में जमा होने लगी और वहां धीरे धीरे काले क्रिस्टल बनने लगे। हालांकि 2 घंटे साधना करने के बाद ध्रुव को लगा कि वो अब और ज्यादा ऊर्जा नहीं सोख सकता। उसने अपनी आंखें खोलीं और वे उत्साह से चमक उठीं। आखिरकार दांतियान के पहले रैंक की सीमा आ गई। 18 साल का होने में अभी 1 महीना बाकी था, लेकिन आखिरकार वो उस मुकाम पर पहुंच गया था। अगर मैं अकादमी के दूसरे रईसजादों से अपनी तुलना करूं तो मेरी तरक्की उतनी खास नहीं है। गैसीय अवस्था की शुरुआत से लेकर ठोस अवस्था के शिखर तक पहुंचने में उसे 4 साल और 5 महीने लगे थे, जो कि रईस योद्धाओं को लगने वाले औसत समय से थोड़ा ही ज्यादा था। हालांकि चूंकि उसे 13.5 साल की उम्र में ही अपना दांतियान मिल गया था, इसलिए वो 18 साल का भी नहीं हुआ था और फिर भी वो रैंक 2 का योद्धा बनने के लिए तैयार था। ये सोचकर हैरानी होती है कि जून ने सचमुच मदद की। खैर, वैसे भी लगभग समय आ ही गया था। ध्रुव ने अपनी हालत की जांच की। वो लगभग अपनी सबसे अच्छी हालत में था। आखिरकार वो केवल 2 घंटे पहले ही जागा था, तो फिर समय बर्बाद करने की कोई वजह नहीं है। उसके हाथ में एक चीज प्रकट हुई। ये एक छोटी सी बोतल थी जिसके अंदर चांदी जैसा तरल पदार्थ था। इसे पकड़ते ही ध्रुव अपने दांतियान में ऊर्जा की कंपकपी महसूस कर सकता था। मैं आखिरकार सिल्वर रिएजेंट का इस्तेमाल कर सकता हूं। सिल्वर रिएजेंट एक ऐसी चीज थी जो सन की थंडर की अलग दुनिया में मिली थी। ये दांतियान के दूसरे लेवल में सफलता पाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली चीज थी। ध्रुव ने कुछ देर तक गहरी सांस ली और फिर बोतल में मौजूद सारा तरल एक ही घूंट में पी गया। जैसे ही उसके दांतियान में ऊर्जा गर्म हुई, उसकी कमर के निचले हिस्से का तापमान तुरंत बढ़ गया। तेज जलन उसके दांतियान की दीवारों तक पहुंच गई, जिससे ध्रुव के शरीर में असहनीय दर्द होने लगा। फिर भी उसका ध्यान कभी नहीं भटका। ध्रुव ने अपनी मानसिक ताकत से दांतियान को घेर लिया और प्रक्रिया में किसी भी गड़बड़ी की जांच की। दांतियान के पहले रैंक से दूसरे रैंक तक बढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन यह काफी खतरनाक था। उस लिक्विड ने ऊर्जा को अपनी गंदगियों को बाहर निकालने के लिए मजबूर किया, जिससे ये ऊर्जा के एक और भी शक्तिशाली रूप में साफ हो गई। फिर भी एक साधारण दांतियान इतनी ताकत को संभाल नहीं सकता था। इसे अपग्रेड करना जरूरी था ताकि इसके भीतर ऊंचे लेवल की ऊर्जा को रखा जा सके। इसकी ताकत बढ़ाने के लिए जिन गंदगियों का इस्तेमाल किया गया था, वो ठीक वही गंदगियां थीं जो ठोस ऊर्जा द्वारा बाहर निकाली गई थीं। वे भी अंततः ऊर्जा का ही एक रूप थे और अपने सबसे सरल रूप में होने के कारण उन्हें सोखना आसान था। हालांकि अगर योद्धा उन्हें रोकने और उन्हें दुनिया में फैलने देने में कामयाब नहीं होता है, तो इस बात का डर था कि उसके दांतियान में मौजूद भारी ऊर्जा के दबाव से वो टूट सकता है। ध्रुव की मानसिक ताकत मजबूत और स्थिर थी। इसने दांतियान को घेर लिया और किसी भी गंदगी को बाहर नहीं निकलने दिया। वे दांतियन की दीवारों पर खड़े होकर धीरे धीरे उसे पोषण दे रहे थे। इसके बाद वो अंग सिकुड़ गया, क्योंकि इसकी दीवारें अधिक मजबूत और घनी हो गईं। ये उस विशाल रूप को बनाए नहीं रख सका जो इसने पहले चरण में हासिल किया था। ध्रुव ने यह पक्का किया कि पूरी प्रक्रिया के दौरान दांतियन से कोई गंदगी बाहर न निकले। कोई समस्या नहीं हुई और लगभग 4 घंटे बाद उसका दांतियन नाखून के 1/4 हिस्से के आकार का हो गया था।
अंदर गैसीय ऊर्जा की एक पतली लकीर एक धुंधली रोशनी के साथ चमक रही थी। ये आसान था। रैंक 2 का योद्धा होने के अपने फायदे हैं। ये काम आसानी से हो गया क्योंकि सारी गंदगियां दांतें की दीवारों में समा गई थीं और उसे मजबूत कर रही थीं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद दीवारें बहुत ज्यादा टिकाऊ लग रही थीं। ध्रुव ने डार्क वोर्टेक्स तकनीक को चालू किया। उसकी ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा खर्च हो गया और पहले के मुकाबले दोगुना चौड़ा एक भंवर प्रकट हुआ और हवा में मौजूद ऊर्जा को सोखना शुरू कर दिया। सोखने की रफ्तार रैंक 1 के मुकाबले कई गुना ज्यादा थी। फिर भी इससे उसके दांतियन पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये बिल्कुल भी बड़ा नहीं हुआ। दिन की पहली किरण फूटने पर ही ध्रुव ने देखा कि स्थिति में कुछ सुधार हो रहा है। ध्रुव ने अपना ध्यान हटाया और जोर से सांस छोड़ी। लगभग 2 घंटे की साधना के बाद भी मेरा दांतियन लगभग न के बराबर ही फूला। इस लेवल पर गैसीय अवस्था के शिखर तक पहुंचने में बहुत मेहनत लगेगी। वो खड़ा हुआ और अपनी नई ताकत को आजमाने का फैसला किया। उसके हाथों में एक तलवार प्रकट हुई और उसने लापरवाही से हवा में वार किया। तेज हवा के झोंके ने तहखाने की दीवार पर हमला किया, जिससे सुरक्षा मंत्र लगातार चमकने लगे। अंत में ऐसा लगा कि उन्होंने हमले को रोकने की कोशिश छोड़ दी और बंद हो गए। ध्रुव ने उस जगह को देखा जहां उसका हमला लगा था और पाया कि दीवार पर एक खड़ी दरार पड़ गई थी। ये ज्यादा गहरी नहीं थी, केवल लगभग 3 सेंटीमीटर ही थी। फिर भी ध्रुव नतीजों से बेहद खुश था। महज एक मामूली हमले ने ही इतना नुकसान पहुंचाया है। अब मेरे पास जो ऊर्जा है, मैं ऐसे 1000 हमले कर सकता हूं। आखिरकार मैं रैंक 2 का योद्धा बन गया हूं। रैंक 3 का शरीर, चेतना के सागर दिमाग का दूसरा स्तर, और अंत में रैंक 2 का दांतियन। ध्रुव के सभी ताकत के केंद्रों को अकेडमी में दाखिला लेने से बहुत फायदा हुआ था। छात्र के रूप में उसने अपने 2.5 सालों में उन सभी क्षेत्रों में तरक्की की थी जिनमें वो कमजोर था। अपने आचार्यों से ट्रेनिंग लेने के बाद साधना के बारे में उसका ज्ञान काफी बढ़ गया था। उसकी सभी तकनीकें और मंत्र उसके तत्व और लड़ने के तरीके के हिसाब से अपग्रेड हो गए थे। वो बच्चा नहीं था जिसे अपने मौजूदा तरीकों से बेहतर कुछ भी स्वीकार करना पड़ता था। उसने शिलालेख मास्टर बनने का भी एक तरीका खोज लिया था, जिससे उसके भविष्य का रास्ता खुल गया। मेरे पास ऊंचे लेवल की तकनीकें खरीदने के लिए काफी पैसे नहीं हैं, और मुझे यह भी यकीन नहीं है कि वे मुझे किसी सौदे में फंसाए बिना उन्हें बेचेंगे। अकादमी मुझे जो कुछ भी दे सकती थी, मैंने वह सब कुछ हासिल कर लिया है। उसे अचानक एहसास हुआ, उसे पता चल गया कि अब जाने का समय आ गया है। उसके हाथ में एक टोकन प्रकट हुआ। यह हरे रंग का था और इस पर एक शेर जैसे जादुई जानवर की छवि बनी हुई थी, जिसका सिर कटा हुआ था। यह हंटर्स गिल्ड का निशान था, जो बुजुर्ग लेखराज ने कुछ समय पहले उसे भेजा था। फिर उसने अपने सीने के कपड़े को थोड़ा हटाया और उस नारंगी रंग के निशान को देखा, जो धीरे धीरे उसके दांतियन की ओर बढ़ रहा था। शाही शहर जाने से पहले मुझे अपनी कामयाबी को पुख्ता करना होगा, साथ ही मुझे सन की थंडर के मामले को भी निपटाना होगा। ध्रुव ने अपने घर में 2 और हफ्ते तक साधना की। उसका दांतियन केवल थोड़ा सा ही बड़ा था। ऐसा लग रहा था कि उसे तरल अवस्था लिक्विड स्टेज तक पहुंचने में काफी समय लगेगा। उसने आइवर को एल्बास शहर की यात्रा के लिए एक गाड़ी तैयार करने के लिए भेजा था। उनका कोचवान पहले से ही एरोलियाक जंगल के अंदर एक जगह पर इंतजार कर रहा था। पहले आप जाइए, मुझे कुछ काम निपटाने हैं, ध्रुव ने आइवर से नरम लहजे में कहा। मुझे अब भी तुम्हारी इस जल्दबाजी का कारण समझ नहीं आ रहा है। एक खूबसूरत लड़की के साथ सुकून भरी जिंदगी से बेहतर और क्या हो सकता है? आइवर ने सिर हिलाते हुए शिकायत की। ध्रुव ने अपनी नज़र पहली मंजिल की सीढ़ियों पर डाली और धीमी आवाज में जवाब दिया, मुझे सुकून नहीं मिलता। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसे यह मानना पड़ा कि उसका एक हिस्सा जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसका मुख्य ध्यान हमेशा अपनी खुद की ताकत पर ही होना था। यहाँ की चीज़ें अब मेरे लेवल के लिए काम की नहीं है, और मेरा मानना है कि शाही शहर मुझे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कई अलग अलग मौके देगा। वह जून के कमरे के सामने पहुंचा। उसे ध्रुव के जाने के बारे में भनक लग गई थी, और आखिरी समय में उसका बर्ताव उसके प्रति और भी ठंडा हो गया था। उसे ऐसा लग रहा होगा जैसे उसके बचपन में जो कुछ हुआ था वह फिर से हो रहा है। परिवार द्वारा धोखा दिए जाने के बाद ध्रुव शायद एकमात्र ऐसा व्यक्ति बन गया था जिस पर वह भरोसा करती थी, और उसके जाने की खबर सुनकर उसकी मानसिक दीवारें फिर से खड़ी हो गई थीं। जून, मैं जा रहा हूं। जून फर्श पर पालथी मारकर बैठी थी और ध्रुव की आवाज सुनकर उसने अपनी आंखें खोली। उसने नाक सिकोड़ी और चिड़चिड़ी आवाज में बोली, तो फिर जाओ, तुम यहां क्या कर रहे हो? ध्रुव ने आह भरी। ऐसा लगता है कि हमारा रिश्ता उसी दौर में लौट गया है जब मैं उससे पहली बार मिला था। मुझे पहले तुम्हें कुछ देना होगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये इतना मुश्किल क्यों है? ध्रुव ने फिर आह भरी। क्या तुम मुझसे आगे निकलने का विचार छोड़ दोगी? आखिरकार उसने अपना सिर घुमाया। मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम्हें तो मेरी योजना पता है। मैं इसका इस्तेमाल करूंगी।
तुम अपने परिवार और राज परिवार के साथ अपने रिश्तों का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए संसाधन जुटाने में करोगी। मुझे पता है, मैं तुम्हें भरोसा दिला सकता हूं कि ये काफी नहीं होगा। ध्रुव ने उसकी बात पूरी की। जून खड़ी हो गई और गुस्से से उस पर चिल्लाई, तुम इतने भरोसे से कैसे कह सकते हो? मुझे सच बताओ, अचानक से तुम्हें मुझ में दिलचस्पी क्यों हो गई? तुम्हारे इरादे क्या थे? उसकी बात सही है, मैंने वास्तव में मजबूरी में ही उससे संपर्क किया था। जून की आंखों में देखने से पहले उसने तीसरी बार आ भरी। एक दिन वे मुझे ढूंढ लेंगे। मुझे भागने से पहले जितना हो सके उतना फायदा उठाने के लिए यहां से जाना होगा। जैसे ही ध्रुव ने अपने बारे में जानकारी देना शुरू किया, जून चुप हो गई। ध्रुव ने बोलना जारी रखा, देखो, मुझे तुम्हारे चरित्र के बारे में पक्का होना था और मुझे ये मानना होगा कि मेरा फायदा उठाने की चाह रखने वालों के बीच तुम्हारी साफ गोई ताज़ी हवा के झोंके की तरह है। जून बोलने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि ध्रुव ने उसे रोकने के लिए एक हाथ उठा दिया। मैं और दुश्मन नहीं बना सकता, इसलिए मुझे हर कदम पर सावधान रहना होगा। मैं अपने झूठ को छुपाने के लिए बहुत झूठ बोलता हूं और साधना के सिवा मुझे किसी और चीज़ की परवाह नहीं है। फिर भी तुमने मुझे स्वीकार कर लिया, इसके लिए मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। और सच कहूं तो मुझे तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगता है। यही सच था। अपनी मां को खोने और शुक्रदेव यानी विलियम को छोड़ने के बाद केवल आइवर और जून ही ऐसे लोग थे जिनके साथ वो दिखावा करना बंद कर सकता था। हालांकि आइवर की मुख्य दिलचस्पी तत्व निर्माण विधि को जिंदा रखने में थी, जबकि जून के कार्यों के पीछे कोई गुप्त मकसद नहीं था। जून हल्के से शर्मा गई और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। ध्रुव के शब्द किसी इकरार जैसे लग रहे थे, जिससे वो शर्मिंदा हो गई। लेकिन ध्रुव के इरादे कुछ और ही थे और उसने अपना दाहिना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। मुझे तुम पर भरोसा है। अगर तुम भी ऐसा ही महसूस करती हो तो मेरा हाथ थाम लो। इस तरह तुम मेरे कुछ कार्यों को समझ पाओगी। जून ने अपना सिर उठाया और अपनी ओर इशारा करते हुए हाथ को घूर कर देखा। कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाने के बाद उसने अपना इरादा पक्का किया और ध्रुव की ओर हाथ बढ़ाने के लिए अपना हाथ आगे किया। जैसे ही दोनों हाथ एक दूसरे से छुए, ध्रुव ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और गंभीर आवाज में बोला, मैं तुम्हें सन की ठंडर का वारिस घोषित करता हूं। उसके सौदे की शर्तें पूरी हो गईं और नारंगी रंग का निशान उसके शरीर से उसकी उंगलियों की ओर बढ़ा और फिर जून के शरीर में घुस गया। जानकारियों का सैलाब उसके चेतना के सागर में उमड़ पड़ा और उसने खुद को सहारा देने के लिए फर्श पर घुटने टेकते हुए हाथ मिलाना छोड़ दिया। ये जैसे ही उसके मन में विरासत की जमीन के बारे में सारी बातें साफ हुईं, वो अवाक रह गई। उनसे जुड़ी हुई थी ध्रुव की परीक्षा की यादें, जब उसने दूसरे चरण में प्रवेश किया था और जब उसने समझौता करने के बाद परीक्षा खत्म की थी। सन की थंडर ने चुपके से उन्हें अपने भविष्य के वारिस को ध्रुव की शख्सियत के बारे में चेतावनी देने के लिए सौंप दिया था। उसे नहीं पता था कि उन यादों का उल्टा असर जून पर पड़ेगा। ध्रुव का लगातार संघर्ष, जिसका नतीजा अंततः उसकी प्रतिभा की कमी के कारण विरासत पाने में विफलता मिली, ने उसके सामने खड़े रहस्यमय व्यक्ति के लिए उसकी इज्जत को और बढ़ा दिया। आखिरी बात, अगर तुमने कभी उस शक्ति का इस्तेमाल मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए किया तो मैं हमारे साथ बिताए सभी अच्छे पलों को भुलाकर बिना किसी झिझक के तुम्हें मार डालूंगा। ध्रुव ने हल्की सी मुस्कान के साथ कमरे से निकलने से पहले उसे आखिरी बार चेतावनी दी। उस पल से वो अब अकादमी का छात्र नहीं रहा। उत्तरा देश की राजधानी बॉर्डर के बिल्कुल पास थी। देश की सबसे बड़ी ताकत का केंद्र होने की वजह से ये शहर दुश्मन देशों के हमले के समय सुरक्षा की सबसे मजबूत दीवार था। सिर्फ शाही राजदंशी इकलौता रईस परिवार नहीं था जिसका यहाँ कब्जा था, बल्कि कई छोटे और मंझले आकार के परिवार भी थे जिन्हें राजधानी की सीमाओं के अंदर जगह मिली हुई थी। कोई भी एक परिवार बिना किसी गड़बड़ी के 2000 सालों तक किसी देश पर राज नहीं कर सकता। इसके लिए उन्हें दूसरे बड़े परिवारों के मुकाबले कहीं ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती थी। एल्बास परिवार ने कई छोटे रईस परिवारों को अपने राज से जोड़कर उन्हें जरूरी पद देकर और उनके वारिसों को शादियों के जरिए अपने साथ मिलाकर इस समस्या का हल निकाला था। इस तरह उनके वंशजों की गिनती काफी बढ़ गई और वे राजधानी की जरूरी चीजों की देखभाल के लिए उन पर भरोसा कर सकते थे। बुजुर्ग लेखराज और लीजा ठीक उन्हीं मिले जुले खून वाले वंशजों में से दो थे। एक अकादमी के मामलों को संभाल रहा था, जबकि दूसरी शाही बॉडीगार्ड्स की कैप्टन थी। इस तरह एल्बास परिवार की ताकत कभी भी उनकी प्रजा के बीच नहीं बटी, बल्कि केवल उन्हीं परिवारों के बीच रही जिनका नाम उनके परिवार जैसा था। जहां तक गद्दी संभालने का सवाल है, वो एक पेचीदा मामला था। उनके बीच के ज्यादा ताकतवर योद्धा अक्सर दुनिया के राजनैतिक झगड़ों से रिटायर हो जाते थे और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देते थे, जबकि महाद्वीप की कमान अपने कमजोर वंशजों को सौंप देते थे। उस पद को पाने के लिए शाही महल में हुए कई अंदरूनी झगड़ों का अंदाजा लगाना आसान था। हालांकि ध्रुव के लिए इन बातों का कोई मतलब नहीं था। वो आइवर के साथ गाड़ी में बैठा था और एल्बास पहुंचने का इंतजार कर रहा था। अकादमी का टोकन उसके हाथों में था और वो उसे देख रहा था। उसकी आंखों में साफ तौर पर उलझन दिखाई दे रही थी। वे लोग संपर्क में रहेंगे। शाही विरासत उन्हें वाकई परेशान कर रही है।
जैसे ही वो अपना टोकन मैनेजमेंट बिल्डिंग में छोड़ने वाला था, बुजुर्ग लेखराज वहां आ गए और उनसे टोकन अपने पास रखने की जिद की। हम आपसे संपर्क करने के दूसरे तरीके भी अपना सकते हैं, लेकिन अकादमी का टोकन सबसे अच्छा तरीका है। इसे संभाल कर रखें ताकि हमें पता चल सके कि आप हमारे लिए दोबारा काम करने के लिए कब तैयार हैं। उन्होंने यही कहा था। क्या ये टोकन मेरी जासूसी करता है? उसने चाहे जैसे भी उसकी जांच की, उसे उस चीज में कोई खराबी नहीं मिली, इसलिए उसने आइवर से सलाह लेने का फैसला किया। उस टोकन के जरिए तुम्हारा पता लगाना मुमकिन हो सकता है। आखिरकार वो अकादमी के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। हालांकि अगर तुम उसे अपनी स्पेस रिंग के अंदर रखोगे तो उनके लिए तुम्हारी लोकेशन का पता लगाना लगभग नामुमकिन होगा। स्पेस रिंग अपने आप में एक अलग दुनिया यानी डिमेंशन है। ऐसी कोई चीज बनाना जो इस रुकावट को पार कर सके, इस लेवल की लिखावट से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। आइवर ने अपना फैसला सुनाया और सिगरेट ध्रुव को वापस सौंप दी। मुझे लगता है कि मुझे इसे रख लेना चाहिए। उनका सफर शांति से गुजरा और 2 दिनों में वे शाही शहर के दरवाजे पर पहुंच गए। अब हमें क्या करना चाहिए? आइवर ने शहर को घेरने वाली ऊंची सुरक्षा दीवार को घूरते हुए पूछा। हम पहले हंटर्स गिल्ड तक पहुंचेंगे। अपने काम के बारे में और ज्यादा जानने के बाद हम रहने की जगह ढूंढेंगे। ध्रुव ने दूर तक दीवार के छोर को खोजने के लिए देखते हुए कहा। फिर भी दीवारें इतनी बड़ी थीं कि उनके ठीक नीचे होने की वजह से ध्रुव के लिए उसका एक छोटा सा हिस्सा भी देखना नामुमकिन था। मुझे हैरानी होती है कि क्या घाटी का राजा इस शहर को तबाह कर सकता है? अब तक उसने जितने भी शक्तिशाली जानवर देखे थे, उनमें से केवल वही उसकी ताकत नापने का पैमाना था। उसने कल्पना की कि एक विशाल सांप दीवार पर गिरकर उसे तोड़ रहा है। फिर उसने उस ख्याल को झटक दिया। मैं यहाँ शाही शहर की बात कर रहा हूँ। किल्विश हवेली में भी सुरक्षा वाली दीवार थी, तो इल्बास शहर में ये क्यों नहीं हो सकती? आइवर और ध्रुव गेट के पास पहुंचे और शहर में घुसने की इच्छा रखने वाले दूसरे लोगों के साथ लाइन में लग गए। सैनिकों की जांच आराम से पूरी हुई और कुछ ही मिनटों में वे शहर के अंदर दाखिल हो गए। ध्रुव को अपने पहचान पत्र के लिए पैसे नहीं देने पड़े, क्योंकि हंटर्स गिल्ड द्वारा दिया गया चिन्ह एक इज्जतदार निमंत्रण माना जाता था। लेकिन फिर भी उसे आइवर को अंदर ले जाने के लिए सैनिकों को 50 क्रेडिट देने पड़े। तुम्हारे पास आईडी कार्ड कैसे नहीं हो सकता? आइवर के पास ये ना होने का कारण बहुत सीधा था। मैंने उसे खो दिया। ध्रुव ने मन ही मन उसे कोसा, लेकिन फिर भी उसने जरूरी पैसे चुका दिए और उन्हें सोने के 2 बैज सौंप दिए गए। उनका डिजाइन काफी साधारण था। उन पर केवल वैंस और आइवर नाम ही लिखे थे। गेट के ठीक बाद कई ऐसी इमारतें थीं जिनका इस्तेमाल जादुई जानवरों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों को किराए पर देने के लिए किया जाता था, जहां लोग जोर जोर से चिल्लाकर अपने धंधे का प्रचार कर रहे थे। ईस्ट गेट के लिए सबसे तेज गाड़ियां यहीं हैं। हमारे यहां पूरे शहर में सबसे कम किराया है। हमारे पास आइए। थोड़ी सी रकम में हम बेहतरीन सेवा और आराम देते हैं। शहर के भीतर आने जाने से जुड़े 5 से ज्यादा धंधे थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि शहर में कितनी भीड़-भाड़ थी। ईस्ट गेट? ध्रुव ने उलझन में आइवर से पूछा। शहर की दीवारों पर 3 गेट है, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। उत्तरी हिस्सा दूसरे देशों की तरफ है, इसलिए शहर की सुरक्षा पक्की करने के लिए वहां कोई गेट नहीं बनाया गया। ध्रुव ने सहमति में सिर हिलाया। वो कम कीमतों का प्रचार करने वाले आदमी की ओर बढ़ा। 2 लोगों के लिए हंटर्स गिल्ड तक पहुंचने में कितना खर्च आएगा? वो आदमी खुशी से ध्रुव की ओर मुड़ा और दोस्ताना अंदाज में अपने हाथ जोड़ लिए। 2 लोगों के लिए सफर का किराया 200 क्रेडिट होगा। हम पक्का करते हैं कि आप 1 दिन से भी कम समय में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ये क्या बकवास है? 1 दिन के सफर के लिए 100 क्रेडिट? ध्रुव ने आइवर की ओर देखा, जिसने उसकी हैरानी को भांप लिया और सिर हिलाया। तो ये यहाँ के सामान्य दाम है। शाही शहर वाकई बहुत महंगा है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि मुझे शहर का नक्शा कहाँ मिल सकता है। एक रैंक 1 के 4 सींग वाले बैल द्वारा खींची जा रही एक गाड़ी एल्बास शहर की सड़कों से तेज रफ्तार से गुजर रही थी। अंदर ध्रुव ध्यान से एक नक्शे को पढ़ रहा था, जबकि आइवर जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। काफी देर बाद ध्रुव ने नक्शे से अपना सिर उठाया और उसे वापस अपनी स्पेस रिंग में रख लिया। इस साधारण नक्शे के लिए 20 क्रेडिट? शाही शहर में रहने के लिए आपको एक मोटी कमाई वाले पेशे की जरूरत होगी। अगर वो विरासत में मिले क्रेडिट को ध्यान में नहीं रखता तो उसका मुनाफा केवल उन 2 क्रेडिट तक सीमित था जो उसे टुट्टाक शहर में 3 आंखों वाले चमगादड़ के शरीर को बेचने पर मिले थे। मुझे शक है कि क्या मैं अपने सारे संसाधन खर्च किए बिना सचमुच यहाँ रह सकता हूँ। जहां तक रैंक 4 के जादुई जानवरों का शिकार करने की बात है, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी उस लेवल पर हूँ। हाल ही में हुए अपने सुधारों के आधार पर उसे भरोसा था कि अगर उसका सामना फिर से भूखे क्लाउड ईगल से हुआ तो वो उसे घायल कर सकता है।
लेकिन उसे मारना एक अलग बात है, और मुझे ये भी नहीं पता कि अपने असली रूप में रैंक 4 के जानवर के साथ क्या स्थिति होगी। जब तक उसकी ताकत नहीं बढ़ती, उसे खुद को रैंक 3 के जानवरों के झुंड का शिकार करने तक ही सीमित रखना पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि गिल्ड में चीज़ें कैसे चलेंगी। उसे अपनी तरक्की में आराम की अहमियत का एहसास हो गया था, इसलिए उसने शहर में अपने पहले दिन साधना न करने का फैसला किया था। फिर भी उसने ये नहीं सोचा था कि गिल्ड तक पहुंचने में इतना समय लगेगा। आधा दिन बीत चुका है। मुझे ये मत बताओ कि वहां पहुंचने में सचमुच आधा दिन और लगेगा। शाही शहर विशाल था, जो 100 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ा था। छोटे छोटे गांवों और दूर दूर बनी हवेलियों से भरे देश के लिए इतना बड़ा शहर एक अनोखा नज़ारा था। हालांकि राजधानी केवल वो जगह नहीं थी जहां देश के सबसे शक्तिशाली योद्धा इकट्ठा होते थे, बल्कि ये दुश्मन के हमले की स्थिति में बचाव की पहली लाइन भी थी। शहर में ज्यादातर कारोबार लड़ाई झगड़े से जुड़े विषयों को कवर करते थे, जिनमें उत्कीर्ण हथियार यानी इंस्क्राइब्ड वेपन्स और कवच से लेकर सैनिकों के ट्रेनिंग ग्राउंड तक शामिल थे। यहाँ तक कि रिसर्च सेंटर भी थे, जो अकादमी के साथ मिलकर साधना के क्षेत्र में उत्तरादेश द्वारा दी जा सकने वाली बेहतरीन सुविधाओं का सबूत थे। इसके अलावा कई हिस्से शाही राजवंश से जुड़े अलग अलग परिवारों और उनके अलग अलग धंधों से जुड़े थे। बुजुर्ग लेखराज और लीजा का परिवार मुख्य रूप से राजधानी की सेना को सैनिक देता था। हालांकि बुजुर्ग लेखराज एक अपवाद थे, क्योंकि वे लिखावट में टैलेंटेड थे। ये वो जानकारी थी जो शाही शहर के लोगों को आमतौर पर पता थी, और यही सबसे अच्छी जानकारी थी जो ध्रुव उस इमारत में गाड़ी किराए पर देने वाले कर्मचारी के साथ अपनी छोटी सी बातचीत से सीख सका था। ये डिब्बा सामान्य डिब्बा नहीं होना चाहिए। मुझे इसके अंदर से लगभग कोई हलचल महसूस नहीं हो रही है। ध्रुव ने अपना ध्यान गाड़ी पर लगाते हुए सोचा। हो सकता है कि ये रैंक 1 की कम ताकत वाली कोई उत्कीर्ण वस्तु हो, इसीलिए इसमें कोई हैरानी नहीं कि वे इसे किराए पर लेते हैं। शाही शहर के हर पहलू को देखकर ध्रुव के मन में हैरानी के अलावा और कुछ नहीं था। इसकी चौड़ाई से लेकर इसके अंदर मौजूद सुविधाओं तक सब कुछ किसी बिल्कुल अलग दुनिया का लगता था। ये किसी देश की ज्यादातर दौलत को एक बड़े इलाके में जमा करने का नतीजा है। ध्रुव ने यह निष्कर्ष निकाला और फिर नींद में आइवर की नकल करने का फैसला किया। जैसा कि ध्रुव ने अंदाजा लगाया था, उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में 11 घंटे और लगने थे। हालांकि ये बैल की रफ्तार की वजह से नहीं था, बल्कि रास्ते में उसे कई बार रुकना पड़ा था, जिसके कारण ऐसा हुआ। फिर भी दोपहर के कुछ घंटों बाद ध्रुव और आइवर अपनी गाड़ी से कूद गए और कामयाबी से अपनी मंजिल पर पहुंच गए। उस मोड़ को पार करते ही हंटर्स गिल्ड का दरवाज़ा है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों को हमारी सेवाओं के बारे में बताएंगे। कोचवान ने चेहरे पर चौड़ी मुस्कान लिए कहा और फिर चला गया। ध्रुव ने खुद को एक चौड़ी सड़क पर पाया, जिसके दोनों ओर 3 मंजिला इमारतें थीं। उनमें भड़कीले रंग थे और उनमें से कुछ के दरवाजों के सामने बड़े बड़े बैनर लगे हुए थे। 1 महीने के किराए के लिए 3000 क्रेडिट? क्या वे पागल है? ध्रुव ने बैनरों पर लिखी कीमतों को देखा और हैरानी से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या इस शहर में सब कुछ इतना महंगा है? उसने आइवर से पूछा। ये वास्तव में एक औसत कीमत है। आप शाही हवेली के जितना करीब पहुंचेंगे, कीमतें उतनी ही बढ़ती जाएंगी। औसत, वो कहता है। क्या तुम्हें शिकारी की सामान्य कमाई का पता है? आइवर ने अपना सिर हिलाया। मुझे कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन तुम्हारी कारीगरी से तुम काफी रईस जिंदगी जी सकते हो। शाही विरासत से मिले इनामों से जो उसके पास 1 लाख क्रेडिट बचे थे, उनमें बेचने के लिए उसके पास अभी भी 7 मून नीडल्स थीं। इसलिए पैसों की समस्या उसके लिए अभी इतनी बड़ी नहीं थी। वे कोचवान द्वारा बताए गए रास्ते की ओर चलने लगे और ध्रुव ने और भी सवाल पूछे। ऊर्जा की सघनता अभी भी इतनी ज्यादा क्यों है? ये एक सामान्य इलाका होना चाहिए। राजधानी इतनी महंगी है तो इसके कुछ फायदे भी जरूर होंगे। शहर के हर हिस्से में ऊर्जा के आशीर्वाद मिलते हैं और कुछ खास घर भी हैं जिनमें और भी सुविधाएं हैं। जैसे जैसे तुम शहर के बीच वाले इलाके के पास पहुंचते हो, वहां मिलने वाली चीजें मेरी कल्पना से भी परे हैं। अकादमी द्वारा उड़ने वाले उपकरण बनाने के लिए इससे भी ज्यादा अजीब चीजें बनाई जानी चाहिए। गिल्ड के बारे में क्या? तुम मुझे उनके बारे में क्या बता सकते हो? वे आमतौर पर कुछ पेशों पर कंट्रोल रखते हैं। उदाहरण के लिए, शिकारियों का संघ जिंदा और मरे हुए दोनों तरह के जादुई जानवरों की जरूरत को पूरा करता है। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? मैं एक शिलालेख विशेषज्ञ हूं। इस पेशे से जुड़े संघ का शिकारियों के संघ से गहरा रिश्ता है, क्योंकि दोनों को सामग्री की जरूरत है।
तुम्हें किसी समय वहां से गुजरना होगा ताकि तुम्हें उस क्षेत्र में एक ट्रेनी के रूप में मान्यता मिल सके। इसलिए मुझे भी किसी तरह के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। ये स्वाभाविक है, मुझ जैसे किसी अनजान व्यक्ति के प्रोडक्ट्स कोई नहीं खरीदेगा। वे कोने से मुड़े और खुद को एक बड़े लकड़ी के दरवाजे के सामने पाया, जिस पर एक शेर जैसे जादुई जानवर का निशान बना हुआ था, जिसका सिर कटा हुआ था। ध्रुव ने उसी डिज़ाइन वाला टोकन निकाला और दरवाज़ा अपने आप खुल गया। उसकी आंखों के सामने एक विशाल कमरा खुल गया, जिसमें कई योद्धा शराब से भरे घड़े लिए हुए थे। कमरे में शराब की गंध फैली हुई थी और माहौल जिंदा दिल और खुशनुमा लग रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खुलते देखा, सभी योद्धा मुड़े और दिखाई देने वाले व्यक्ति पर ध्यान देने लगे। अंदर कदम रखते ही ध्रुव ने महसूस किया कि 30 से ज्यादा सतर्क निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। ये वाकई मेरी पसंद के हिसाब से है, उसने अपने चेहरे पर मुस्कान आने से रोकते हुए सोचा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसी लगी आज की ये स्टोरी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। यार तुम लोग कमेंट नहीं करते हो भाई, ऐसा लगता है जैसे कि हम वीडियो जो डालते हैं व्यूज़ आ जाते हैं, मगर उस पर कमेंट वगैरह तो कर दिया करो यार, जिसमें कम से कम पता तो चले कि यार ठीक ठाक चल रहा है स्टोरी या फिर नहीं चल रहा है। तो प्लीज़ भाई कमेंट कर देना इस वीडियो पे, और हर वीडियो पे कर दिया करो। चलो फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में।